रेडी स्टार्ट। संविधान और कानून के जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को आज़ादी के 75 सालों में भी संवैधानिक वैधता नहीं मिल पाई है। इसीलिए गुवाहाटी की उच्च न्यायालय ने इसे 10 साल पहले एक आदेश के जरिए असंवैधानिक संस्था करार देकर तहलका मचा दिया था। तब से यह संस्था सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर क्रियाशील बनी हुई है, मगर अब केंद्र सरकार इसकी भूमिका और कार्यप्रणाली को वैधानिक श्रेणी में लाकर इसे देशव्यापी संस्था बनाने की तैयारी में है। अभी तक सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है। इस कानून की सीमाओं और वैधता पर विचार विमर्श के बाद संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बने। यह कानून ऐसा हो कि उसमें सीबीआई की श्रेणी, कार्यप्रणाली, अधिकार और क्षेत्र निर्धारित हों। इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता स्थापित हो। सीबीआई को असंवैधानिक ठहराने का फैसला हैरत में डालने वाला जरूर था, लेकिन इस सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधानिकता को भी कटघरे में लाकर उसकी अनिवार्यता पर रोक लगा दी थी। बाद में इसे कानूनी वैधता संसद के जरिए दी गई। हमारे यहाँ गैर जरूरी और विसंगतियों से भरे ऐसे कई कानून हैं जिनकी या तो जरूरत नहीं रह गई है या उन्हें विधायिका और कार्यपालिका अपने निजी हितों के लिए वजूद में बनाए रखना चाहती हैं। पैरा चेंज। सीबीआई के कानूनी संस्थागत ढांचे को गैर कानूनी ठहराना उसके लिए आईना है जो संसद की गरिमा और सर्वोच्चता का बखान करते नहीं अघाते। क्योंकि सीबीआई की मौजूदा स्थापना का कानून संसद से कभी पारित ही नहीं हुआ, इसलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और इंदिरा शाह की युगल खंडपीठ ने बीएसएनएल के अधिकारी नवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई को अवैधानिक संस्था ठहराया था। दरअसल सीबीआई ने नवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला 2001 में धारा 120 बी और आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज किया था। इस बाबत नवेंद्र कुमार ने जनहित याचिका के जरिए सीबीआई के गठन को ही चुनौती दे दी थी। हालांकि इस याचिका को एकल खंडपीठ ने खारिज कर दिया था, पर युगल पीठ ने सीबीआई के वजूद को ही अपने फैसले में नकार दिया था। चेंज। अदालत ने कहा था कि संसद में कानून बनाए बिना महज एक सचिव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप और प्रस्ताव की मार्फत 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन हो गया था। इस पर तत्कालीन सचिव वी विश्वनाथन ने दस्तखत किए थे। महज एक पृष्ठीय प्रस्ताव से प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अदालत के समक्ष जब यह तथ्य आया तो वह चौकन्नी हुई और उसके जहन में सवाल कौंधा
रबी फसल की कटाई से कुछ दिन पूर्व हुए मौसम परिवर्तन से देश के 18 राज्यों में खेत में खड़ी फसलें वर्षा और ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुईं। देश में इस वर्ष गेहूं की बुआई 383.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी, जो अभी तक का सर्वाधिक कीर्तिमान है। मगर देखते ही देखते काश्तकारों की आय पर मौसम ने जैसे डाका डाल दिया। गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3 लाख हेक्टेयर फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। अन्य राज्यों में चना, मसूर, सरसों, मसाले और सब्जियों, फलों की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। नष्ट होने से बची फसलों की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने से किसानों की आय में 40% तक की गिरावट का अनुमान है। प्रभावित राज्यों की सरकारों ने 50% से अधिक फसलों के नष्ट होने पर अपने राजस्व कोष से 20,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद का ऐलान किया है। मगर यह मदद उन क्षेत्रों के लिए है जहां फसलें 50% से अधिक नष्ट हुई हैं। गुणवत्ता प्रभावित होने और उत्पादन कम आने पर यह राहत उपलब्ध नहीं है। सन 2016 में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर फसल नुकसान और मौसमी प्रकोप से उत्पादन कम आने पर क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की थी। इसमें भी उत्पादन में 50% से अधिक के नुकसान पर क्षति का प्रावधान किया गया है। गुणवत्ता प्रभावित होने से किसान के नुकसान की भरपाई का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। बीमा कंपनियों की क्षति शर्तें आकलन विधि सिर्फ बीमा कंपनियों के लिए फायदेमंद रही हैं। पीड़ित किसानों को तो लागत मूल्य भी प्राप्त करना मुश्किल होता है। गत वर्षों में जब अलग अलग राज्यों में फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हुई थीं, बीमा दावा अदा करने के बाद भी बीमा कंपनियां मुनाफे में रही हैं। 2019 में मध्य प्रदेश के किसानों को 50% से अधिक फसल के नुकसान के बाद उनके खातों में 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि अदा की गई थी। बीमा कंपनियां क्षति आकलन एजेंसियों को क्षति कम दर्शाने का प्रलोभन देती हैं, तो पीड़ित किसान नुकसान को ठीक लिखने के लिए एजेंसी को रिश्वत देता है। बीमा दावों से फसल नुकसान की पर्याप्त भरपाई न होने से परेशान किसानों ने स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा का प्रीमियम अदा करना बंद कर दिया है। देश के 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का राज्य अंशदान देना बंद कर दिया है। इससे
इन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद हो चुकी है। स्टॉप।